तो स्टूडेंट, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं। ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ा रहे हैं, इसका जो सिलेबस है वो CSIR, नेट, गेट और यूपीएससी को माइंड में रखते हुए पढ़ाया जा रहा है। लेकिन जनरली ये CSIR, नेट और गेट को लेकर है। सो स्टूडेंट, हम जानते हैं कि जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हैं, इंटरमीडिएट पढ़ते हैं, रिएजेंट पढ़ते हैं और नेम रिएक्शंस पढ़ते हैं और एसिमेट्रिक सिंथेसिस, जिसको हम कहते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं। जो स्टीरियो केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां जहां यूज होती है। तो यूपीएससी का या CSIR, नेट का या गेट का सिलेबस क्या है, इसकी तो हम चर्चा फिर किसी दिन करेंगे। आज हम अपने चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम शुरुआत करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन से। किससे? ऑर्गेनिक रिएक्शन से। लेकिन उससे पहले मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन है, अमॉन्ग द फॉलोइंग स्पीसीज, अमॉन्ग द फॉलोइंग organic species which is most stable organic species। स्टूडेंट्स, जैसे पहला मैं ले रहा हूं CH3+, दूसरा मैं ले रहा हूं CH3 निगेटिव, तीसरा मैं ले रहा हूं CH3 रेडिकल और फोर्थ मैं ले रहा हूं CH4। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एंट्री करने के लिए मैं इस क्वेश्चन की शुरुआत कर रहा हूं। वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चंस। तो मेरा क्वेश्चन है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑर्गेनिक स्पीसीज व्हिच इज मोस्ट स्टेबल ऑर्गेनिक स्पीसीज। वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो मैं कहूंगा CH4 इज मोस्ट स्टेबल ऑर्गेनिक स्पीसीज। क्यों है मोस्ट स्टेबल ऑर्गेनिक स्पीसीज? देखो, यदि हम CH4 को देखें तो CH4 इस प्रकार से है। ये है CH4 का जो ओपन स्ट्रक्चर है। तो देखिए, यहाँ कार्बन की चारों की चारों वैलेंसी कंप्लीट है, यानी कि मैं कह सकता हूं कार्बन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है। ऊपर से कार्बन के पास में कोई भी चार्ज नहीं है, यानी कि जो मिथेन है CH4 है, ये न्यूट्रल है और इसमें कार्बन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है। तो मैं कह सकता हूं CH4 इज मोस्ट स्टेबल। CH4 इज मोस्ट स्टेबल ड्यू टू कंप्लीट ऑक्टेट एंड न्यूट्रलिटी। यानी कि जब भी मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ूंगा तब हम ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि जहां जहां कंप्लीट ऑक्टेट आएगा और जहां जहां न्यूट्रलिटी आएगी ऑर्गेनिक स्पीसीज में, वहां क्या होगा? स्टेबिलिटी आएगी। यानी कि मैं कह सकता हूं कंप्लीट ऑक्टेट एंड न्यूट्रलिटी लीड्स टू स्टेबिलिटी। और ये जो सेंटेंस है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलेगा, चाहे हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे हो, चाहे हम रिएजेंट पढ़ रहे हो। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको याद करना होगा, एक ब्रह्म सेंटेंस है ये, ब्रह्म वाक्य है क्या? कंप्लीट ऑक्टेट एंड न्यूट्रलिटी लीड्स टू स्टेबिलिटी। और यदि कहीं कंप्लीट ऑक्टेट नहीं है या न्यूट्रलिटी नहीं है तो फिर ऐसे ऑर्गेनिक स्पीसीज में क्या आती चली जाएगी? अनस्टेबिलिटी आती चली जाएगी। जैसे अगर मैं ये देखूं, ये कार्बोकैटायन है CH3+। अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो क्या है? इसका ओपन स्ट्रक्चर देखता हूं तो ये है। तो स्टूडेंट, आप देख रहे होंगे कि यहाँ कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, यानी कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए? 8। यानी कि ये जो कार्बोकैटायन है ये अनस्टेबल है, नंबर 1 ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट, और दूसरा इस पे आप देख रहे हो ना, ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज मतलब पोलैरिटी,
तो मैं क्या कह सकता हूं, ये जो कार्बोकैटायन है CH3 प्लस, ये अनस्टेबल है, CH3 प्लस इज अनस्टेबल ड्यू टू polarity and incomplete octet. CH4 स्टेबल क्यों था? क्योंकि यहां पे न्यूट्रलिटी थी सिस्टम में और ऑक्टेट कंप्लीट था। लेकिन ये CH3 प्लस अनस्टेबल क्यों है? ड्यू टू पोलैरिटी के कारण और इनकम्प्लीट ऑक्टेट के कारण। अगर अब हम CH3 निगेटिव को लेते हैं, किसको लेते हैं? CH3 निगेटिव को, कार्बन आयन को लेते हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स, कार्बन आयन में क्या है? CH3 निगेटिव है। अगर हम इसे ओपन करेंगे तो यहां पे क्या होगा? H और ये निगेटिव चार्ज ये होगा। तो अब आप देख रहे हो यहां कार्बन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में, 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में, 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में और 2 इलेक्ट्रॉन इस निगेटिव चार्ज में। यानी कि कार्बन का जो ऑक्टेट है वो तो कंप्लीट है। यानी कि ये जो कार्बन आयन है अनस्टेबल तो है, बट किसके कारण है? ड्यू टू पोलैरिटी। यानी कि मैं कह सकता हूं CH3 निगेटिव इज अनस्टेबल ड्यू टू पोलैरिटी। यानी कि जब भी हम कार्बन आयन की बात करेंगे तो कार्बन आयन अनस्टेबल किसके कारण होगा? ड्यू टू पोलैरिटी के कारण होगा। किसके कारण होगा? पोलैरिटी के कारण होगा। और अब हम बात करते हैं CH3 रेडिकल की। देखिए अगर हम CH3 रेडिकल की बात करें तो ये किसके बराबर होता है? यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और ये एक इलेक्ट्रॉन। अब आप देखोगे इस कार्बन रेडिकल के पास में, इस मिथाइल रेडिकल के पास में कोई चार्ज नहीं है, तो पोलैरिटी तो इसमें है नहीं। लेकिन क्या है, देखो इसके कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन है और होने कितने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट। तो मैं क्या कह सकता हूं? मिथाइल रेडिकल ये अनस्टेबल है। क्यों है अनस्टेबल? ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट। गेटिंग द पॉइंट? और ये जो CH4 था ये स्टेबल क्यों था? क्योंकि इस CH4 पे ना तो कोई चार्ज था, यानी कि ना तो कोई पोलैरिटी थी, और कार्बन का जो ऑक्टेट था वो क्या था? कंप्लीट। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एंट्री करने से पहले हमेशा हमारे माइंड में ये होना चाहिए क्या? कंप्लीट ऑक्टेट एंड न्यूट्रलिटी मींस स्टेबिलिटी। कंप्लीट ऑक्टेट एंड न्यूट्रलिटी लीड्स टू स्टेबिलिटी। तो एक क्वेश्चन था, इसके थ्रू मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस बताया। ये पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म में यूज होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये बात आपको समझ में भी आएगी। अब स्टूडेंट हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो जनरली उसमें रिएक्शंस ही पढ़ते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म होगा तब भी हम उसमें रिएक्शंस पढ़ेंगे। इंटरमीडिएट को समझेंगे तो वो भी विद द हेल्प ऑफ रिएक्शंस ही समझेंगे कि इंटरमीडिएट कहां से कैसे कैसे जनरेट होता है। जैसे मान लो जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन कैसे होता है, तो हम कहते हैं ना कि अगर सपोज करो कि हमारे पास में क्या है CH3 और सपोज करो कि मैं यहाँ पे एक बेंजीन रिंग लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ? बेंजीन रिंग। और यहाँ पे क्या है? CH2Cl ये लगा देता हूँ। या फिर मैं ऐसे करूँ, सिंपली ऐसे कहिए कि CH2Cl और यहाँ पे क्या लिख दो? एक्वस NaOH। तो आपको मालूम है कि एक्वस NaOH में क्या होगा? ये क्लोराइड आयन है, ये जो निकल जाएगा और आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? एक कार्बोकैटायन मिल जाएगा। आपको मालूम है इंटरमीडिएट क्या होते हैं? कार्बोकैटायन एक इंटरमीडिएट है, कार्ब एनायन एक इंटरमीडिएट है, फ्री रेडिकल एक इंटरमीडिएट है, कार्बिन एक इंटरमीडिएट है, नाइट्रीन एक इंटरमीडिएट है। और ये सब इंटरमीडिएट किसी न किसी रिएक्शन में ही तो जनरेट होंगे ना। तो चाहे हम इंटरमीडिएट पढ़ रहे हो, रिएजेंट पढ़ रहे हो, नेम रिएक्शन पढ़ रहे हो, हमको सबसे पहले ऑर्गेनिक रिएक्शन को ही उसमें पढ़ना होता। तो हम सबसे पहले
ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती क्या है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती क्या है। तो टॉपिक लिखिए, ए जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक रिएक्शन इज, ए जनरल रिप्रेजेंटेशन of an organic reaction is, यानी कि हम सबसे पहले एक आइडिया लेना चाहते हैं किसका, ऑर्गेनिक रिएक्शन का, किसका, ऑर्गेनिक रिएक्शन का। तो ए जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक रिएक्शन इज, किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में एक तो सबस्ट्रेट होता है, क्या होता है, सबस्ट्रेट, एक होता है रिएजेंट, क्या होता है, रिएजेंट। और जब कोई रिएक्शन कराते हैं तो उसमें कोई ना कोई क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है। और रिएक्शन कंडीशंस होती हैं, क्या होती हैं, रिएक्शन कंडीशंस लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, टाइम एक्सेट्रा। और हमको क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है, क्या मिलता है, प्रोडक्ट। देखो जब भी हम कोई रिएक्शन करेंगे तो उसमें कोई ना कोई तो सबस्ट्रेट होगा और कोई ना कोई क्या होगा, रिएजेंट होगा। और कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होगी तो फिर सबस्ट्रेट और रिएजेंट जब कंबाइन होते हैं, जब वो रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक रिएक्शन किसी न किसी सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होगी और हमको कोई ना कोई क्या देनी पड़ेगी, रिएक्शन कंडीशंस देनी पड़ेगी, क्या देनी पड़ेगी, रिएक्शन कंडीशंस देनी पड़ेगी। तो किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन का जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है वो ये है, सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट, सॉल्वेंट, रिएक्शन कंडीशंस लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, टाइम, प्रोडक्ट। अब इसमें कुछ बातें हैं, क्या, ये जो प्रोडक्ट है हमारा, ये या तो कैसा हो सकता है, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट हो सकता है, कैसा हो सकता है, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट हो सकता है, या फिर ये जो प्रोडक्ट है हमारा क्या हो सकता है, काइनेटिक प्रोडक्ट हो सकता है, क्या हो सकता है, काइनेटिक प्रोडक्ट। तो देखो जनरल रिप्रेजेंटेशन किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन का क्या, सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट, सॉल्वेंट, रिएक्शन कंडीशंस लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, टाइम एक्सेट्रा, प्रोडक्ट। अब ये जो प्रोडक्ट है या तो थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट हो सकता है और ये काइनेटिक प्रोडक्ट हो सकता है। ये थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट क्या होता है, द प्रोडक्ट विच इज मोर स्टेबल, द प्रोडक्ट विच इज मोर स्टेबल इज नोन एज थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। काइनेटिक प्रोडक्ट क्या, द प्रोडक्ट विच फॉर्म फास्टर, जो प्रोडक्ट फास्टर बन जाता है हम उसे क्या बोलते हैं, काइनेटिक प्रोडक्ट बोलते हैं। अच्छा, हमारी रिएक्शन में थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बनेगा या काइनेटिक प्रोडक्ट बनेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, रिएक्शन कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, रिएक्शन कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा, काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन कंडीशंस विल गिव काइनेटिक प्रोडक्ट, काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन कंडीशंस विल गिव काइनेटिक प्रोडक्ट, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन कंडीशंस विल गिव थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। तो मैं क्या कह सकता हूं कि हमारी जो रिएक्शन कंडीशंस हैं वे भी दो प्रकार की होंगी, एक क्या होगी, काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन कंडीशंस, दूसरी क्या होंगी, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन कंडीशंस। ये जो काइनेटिक प्रोडक्ट है ये रिलेटेड है एक्टिवेशन एनर्जी से, किससे, एक्टिवेशन एनर्जी से। यदि किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी लो है तो वहां हमें क्या मिलेगा, काइनेटिक प्रोडक्ट मिलेगा। यदि किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी लो है तो क्या मिलेगा हमको, काइनेटिक प्रोडक्ट। यानी कि इफ एनी रिएक्शन इज हैविंग लोअर एक्टिवेशन एनर्जी देन देयर वी विल गेट एक्टिवेशन एनर्जी। अब अगर किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो हमको काइनेटिक प्रोडक्ट मिलेगा। तो रिएक्शन कंडीशन उसके लिए क्या हो सकती है, सीधी सी बात है, लो टेम्परेचर, शॉर्टर रिएक्शन टाइम। तो लो टेम्परेचर और शॉर्टर रिएक्शन टाइम ये कौन सी कंडीशंस हो गई रिएक्शन की, ये हो गई काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन कंडीशंस। अब सपोज करो कि किसी रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो हाई है। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है ये बिल्कुल आज की क्लास में हम शायद जान लेंगे, नहीं तो अगली क्लास में तो पक्का जान लेंगे।
अगर किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी हाई है तो सीधी सी बात है वो लो टेम्परेचर पे तो हो नहीं सकती, तो हमको क्या देना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर। और ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी वो रिएक्शन बहुत जल्दी नहीं हो पाती, हमको 5-10 घंटे उस रिएक्शन को कराना पड़े तब जाके वो होती हो। तो हाई टेम्परेचर और लॉन्गर रिएक्शन टाइम ये क्या होंगी, हमारी थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन कंडीशंस। तो मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है तो उसमें सबस्ट्रेट होता है और रिएजेंट होता है, और जब ये दोनों आपस में कोलाइड करते हैं, इफेक्टिव कोलिजन करते हैं, तब हमको क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। ये प्रोडक्ट दो प्रकार का हो सकता है, एक थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट होता है और एक होता है काइनेटिक प्रोडक्ट। क्या होता है, काइनेटिक प्रोडक्ट। थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बनता है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन कंडीशंस से, और काइनेटिक प्रोडक्ट बनता है काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन कंडीशंस से। और अभी मैंने आपको आइडिया दिया है, काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन कंडीशंस मींस लो टेम्परेचर, शॉर्टर रिएक्शन टाइम। थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन कंडीशंस मींस हाई टेम्परेचर, लॉन्गर रिएक्शन टाइम। तो ये एक हमारा जनरल रिप्रेजेंटेशन था किसका, ऑर्गेनिक रिएक्शंस का। अब हम आते हैं, तो ये बात आपको माइंड में बसा लेनी चाहिए। वी हैव टू ऑलवेज कीप दिस इन माइंड कि जो हमारा प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक रिएक्शन में या तो थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट हो सकता है और या काइनेटिक प्रोडक्ट हो सकता है। अब हम, ये तो जनरल रिप्रेजेंटेशन था, अब हम जानने की कोशिश करते हैं ये ऑर्गेनिक रिएक्शन होती क्या है, व्हाट आर ऑर्गेनिक रिएक्शन। क्योंकि जब तक हमको ऑर्गेनिक रिएक्शन की नॉलेज ही नहीं होगी तब तक हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रवेश कैसे करेंगे, हाउ वी विल एंटर इनटू द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो हम अब एक क्वेश्चन उठाते हैं और वो क्वेश्चन है कि व्हाट आर ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ये ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती क्या है, व्हाट आर ऑर्गेनिक रिएक्शन, व्हाट आर ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ये ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती क्या है। देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज करो मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल ले रहा हूं। ये X है, ये क्या है, CH3 है, और यहां पे ये क्या है, H है, और ये क्या है, D है। और इसकी मैं रिएक्शन करा रहा हूं किसी न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव से, किसकी प्रेजेंस में करा रहा हूं, एक्वस कंडीशन में। रिएक्शन कंडीशन क्या है, एक्वस कंडीशन है, यानी कि वाटर की प्रेजेंस में करा रहा हूं। किसकी प्रेजेंस में करा रहा हूं, वाटर की प्रेजेंस में। अब आप मेरे से कहेंगे देखो ये कार्बन हेलोजन बॉन्ड और ये कार्बन कार्बन बॉन्ड ये तो एक सेम प्लेन में है, किसमें, बोर्ड के प्लेन में। और ये हाइड्रोजन का मतलब ये है कि ये हाइड्रोजन अबव द प्लेन है या टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर है। और इस B का मतलब ड्यूटेरियम, इसका मतलब है ये बिलो द प्लेन है, यानी कि अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। आप इसे ऐसे समझिए कि अगर ये कार्बन हेलोजन है, ये X है, और ये क्या है, कार्बन CH3 है, और ये जो मेरा ग्रीन वन है ये क्या है, हाइड्रोजन है, तो ये क्या है, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। और ये जो मेरा रेड वन है ये क्या है, D है, तो ये क्या है, अगर मान लीजिए आप ऐसे इसको देख रहे हैं तो कार्बन हेलोजन, कार्बन CH3 ये तो सेम प्लेन में हो गए, और ये जो हाइड्रोजन है ये क्या हो गया, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर हो गया, और ये जो B है ये क्या हो गया, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर हो गया। तो हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी किसी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको मालूम है स्टीरियो केमिस्ट्री के साथ चलते हैं। विदाउट स्टीरियो केमिस्ट्री वी कैन नॉट मूव इवन ए स्टेप इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो वी हैव टू रिमेंबर दिस स्टीरियो केमिस्ट्री ऑल्सो। अब अगर आप देखें तो स्टूडेंट ये जो न्यूक्लियोफाइल है OH नेगेटिव, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। क्या है, न्यूक्लियोफाइल। और अगर हम इसकी बात कर रहे हैं एल्काइल हैलाइड की, तो देखो यहां पे X क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो X की तरफ क्या है, शिफ्टेड है, और कार्बन पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो हमने क्या बताया था, ए जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक रिएक्शन इज सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट गिव प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ये जो हलाइड है, एल्काइल हलाइड है, ये क्या हो गया, सबस्ट्रेट, और ये जो रिएजेंट है ये क्या हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या हो गया, रिएजेंट हो गया। अब सबस्ट्रेट और रिएजेंट जब आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब देखो
अगर आप गौर करके देखें तो इस न्यूक्लियोफाइल पे कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज, और इस इलेक्ट्रोफाइल पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। कैसे, आ और ये यहां पे क्या करेगा, अटैक करेगा। तो मैं क्या कह सकता हूं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है। क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है। क्या, बिटवीन नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल, आपको मालूम है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, क्योंकि उसपे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है। और जो इलेक्ट्रोफाइल है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। अब देखिए कार्बन पे क्या है, इलेक्ट्रॉन का हल्का सा डेफिशिएंट हो गया। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन को खींच लिया अपनी तरफ, तो कार्बन पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। ये कार्बन का पॉजिटिव चार्ज इस न्यूक्लियोफाइल के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और कहेगा कि ऑर्गेनिक रिएक्शन करो। और फाइनली आपको मालूम है कि ये क्या होता है, ये X निकल जाता है और हमको ये प्रोडक्ट मिल जाता है। यहाँ पे COH आ जाता है और यहाँ पे क्या आएगा, CH3, और ये H इधर को आपको मालूम है कि ये सब्स्टिट्यूशन का SN2 का एग्जांपल है, और ये क्या हो जाता है, प्रोडक्ट इन्वर्ट हो जाता है। सो मैं क्या कह सकता हूं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल। यानी कि स्टूडेंट एक बात तो हमारी समझ में आ गई कि जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है। और यदि मुझे ऑर्गेनिक रिएक्शंस को जानना है तो मुझे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी, किसकी, न्यूक्लियोफाइल की, और एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी, किसकी, इलेक्ट्रोफाइल की। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन विदाउट न्यूक्लियोफाइल और विदाउट इलेक्ट्रोफाइल पूरी नहीं होगी। अब स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि ये जो OH नेगेटिव है, जो न्यूक्लियोफाइल है, ये रिएजेंट है, और ये जो एल्काइल हैलाइड है ये क्या है, सबस्ट्रेट है। ये क्या है, सबस्ट्रेट है। देखिए अगर मेरा अटैकिंग रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल है, इफ अटैकिंग रिएजेंट इज न्यूक्लियोफाइल, तब हम उस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। अगर अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल है तब हम उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। अगर अटैकिंग रिएजेंट क्या है, न्यूक्लियोफाइल, तो कैसी रिएक्शन हो गई, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। और जहां सब्स्टिट्यूशन होता है तो वहां पे हम कह देते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर एडिशन हो रहा होता तो हम क्या कह देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो अगर मेरा अटैकिंग रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल है तो वो रिएक्शन क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। अगर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर एडिशन हो रहा है तो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर मेरा अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल है तो मेरी रिएक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। अगर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर एडिशन हो रहा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये बात भी आपको अपने माइंड में बसा लेनी चाहिए कि रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक होगी या इलेक्ट्रोफिलिक होगी, ये डिसाइड करेगा कि मेरा अटैकिंग रिएजेंट क्या है। क्या है, अटैकिंग रिएजेंट क्या है। तो अभी हमने सीखा ऑर्गेनिक रिएक्शंस क्या हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शंस क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, किसमें, बिटवीन नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल। यानी कि ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। और इसी डेफिनेशन से ये बात भी पता पड़ रहा है कि ऑर्गेनिक रिएक्शन को जानने के लिए हमको न्यूक्लियोफाइल की भी नॉलेज होनी चाहिए और किसकी नॉलेज होनी चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल की। ठीक है, ये भी हम देख लेंगे क्या होता है, लेकिन अभी हम जानना चाहते हैं कि ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या है। अब देखो, अभी आपने इस डिस्कशन से सीखा कि ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है। क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिख रहा हूं, जैसे कि सपोज करो कि मैं यहां पे ये एल्कीन लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं, एल्कीन। और यहां पे क्या लिख रहा हूं, Br2 लिख रहा हूं। अब अगर आप किसी टेस्ट ट्यूब में एल्कीन को लो और ब्रोमीन को लो तो रिएक्शन एकदम इंस्टेंटेनियसली वेरी फास्ट रिएक्शन होती है और तुरंत मुझे क्या मिल जाता है,
तुरंत मुझे डाइब्रोमो प्रोडक्ट मिल जाता है। क्या मिल जाता है? डाइब्रोमो प्रोडक्ट मिल जाता है एकदम इंस्टेंटली। लेकिन अगर आप गौर करके देखेंगे तो ये जो Br2 है ये भी क्या है? न्यूट्रल। ये क्या है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल। और ये जो एल्कीन है ये भी क्या है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। क्या है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ये भी क्या है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। अब एक बात बताइए, अभी हम पढ़ के आए हैं कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, लेकिन भाई यहां तो सबस्ट्रेट भी न्यूट्रल है और रिएजेंट भी न्यूट्रल है? तो ये जो हमने पढ़ा था ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, यानी कि ये तो हम गलत पढ़ाए नहीं। देखो सुनो, गलत तो पढ़ के नहीं आए, पर मैं ये कह सकता हूं कि जो हमने पढ़ा कि ऑर्गेनिक रिएक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है वो पार्शियली ट्रू है, कंप्लीटली ट्रू नहीं है। क्या? कंप्लीटली ट्रू नहीं है। यानी कि हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के अलावा भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में कुछ और होता है। देखिए ये रिएक्शन कैसे हुई, क्यों हुई, इसको हम बाद में जानेंगे, लेकिन मैं पिछली रिएक्शन से ही बताता हूं जो वहां पे मैंने एक चीज छुपा ली थी आपसे। क्या? पिछले वाले एग्जाम्पल को मैं ले रहा हूं स्टूडेंट। मैंने ये एग्जाम्पल लिया था ना CH3 और यहां पे क्या लिया था मैंने? H और यहां पे क्या लिया था? D और यहां पे मैंने क्या लिया था? OH नेगेटिव। और मैंने आपको बताया था X नेगेटिव है और ये क्या है? कार्बन पॉजिटिव है। ठीक है स्टूडेंट, और मैंने तब ये रिएक्शन कराई थी, तो आपको एक बात तो मालूम है। क्या? अगर ये कार्बन पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियोफाइल पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो भाई एक बात बताइए, हमने तो फिजिक्स में ये पढ़ा है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इससे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स चारों तरफ यूनिफॉर्मली निकलती हैं। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है इस कार्बन पे 180 डिग्री से क्यों आता है? भाई न्यूक्लियोफाइल है, यहां से क्यों आता है? ऐसे भी तो जा सकता है, ऐसे सीधा अटैक करते OH यूं करके यहां से, लेकिन नहीं आएगा। यहां से आ जाए लेकिन अटैक नहीं करेगा। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है जब भी OH निगेटिव है आएगा तो कार्बन हेलोजन के बिल्कुल 180 डिग्री पे ही आएगा। ऐसा क्यों भाई? अरे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स तो पॉजिटिव चार्ज से यूनिफॉर्मली चारों दिशाओं में निकलती है, सभी दिशाओं में निकलती है। तो ये न्यूक्लियोफाइल किधर से भी आकर अटैक क्यों नहीं कर देता? लेकिन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शन सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन ही नहीं होती, ऑर्बिटल इंटरेक्शन भी होती है। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन जहां रहता है, इलेक्ट्रॉन की जो रहने का घर है, फिजिकल केमिस्ट्री कहती है कि वो ऑर्बिटल है। क्या है? ऑर्बिटल। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये 180 डिग्री से इसलिए आता है क्योंकि यहां पे एक वेकेंट ऑर्बिटल है 180 डिग्री पे, जिसको हम बोलते हैं सिग्मा एंटी बॉन्डिंग CH। क्या बोलते हैं? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग CH। देखो, और OH निगेटिव आ रहा है, तो OH निगेटिव वास्तव में कैसे आता है? ये OH निगेटिव है और इस पे क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है और ये निगेटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन स्टूडेंट इसके साथ साथ ये फुलफिल्ड ऑर्बिटल और ये वेकेंट ऑर्बिटल, यानी कि फुलफिल्ड ऑर्बिटल किसका? न्यूक्लियोफाइल का। और वेकेंट ऑर्बिटल किसका? इलेक्ट्रोफाइल का। वेकेंट ऑर्बिटल किसका? इलेक्ट्रोफाइल का ओवरलैप भी करते हैं। यानी कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस सिर्फ ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के साथ साथ ऑर्बिटल इंटरेक्शन भी है। क्या है? ऑर्बिटल इंटरेक्शन भी है। अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रोफाइल के पास कोई ना कोई वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। अगर वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा इलेक्ट्रोफाइल के पास तो रिएक्शन नहीं होगी। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, अब ये जो फुलफिल्ड ऑर्बिटल है न्यूक्लियोफाइल, इस वेकेंट ऑर्बिटल में क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पुट करेगा। और जैसे ही इस वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन पड़ेगा इस पे, और जब रिपल्सन पड़ेगा तो अब कार्बन हेलोजन बोलेगा ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इस पर प्रेशर पड़ेगा और ये क्या है? छोड़ के भागेगा। ये क्या करेगा? छोड़ के भागेगा, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है।
तो रिपल्सन हो रहा है क्या? न्यूक्लियोफाइल के फुलफिल्ड ऑर्बिटल से इस वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन गया सिग्मा एंटी बॉन्डिंग CH में, तो ये क्या है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पे रिपल्सन आएगा और ये X नेगेटिव चला जाएगा और फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा स्टूडेंट? प्रोडक्ट मिल जाएगा। यानी कि प्रोडक्ट कैसा होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा OH और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा H और यहाँ पे क्या आ जाएगा D। यानी कि जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस है, मैं क्या कह सकता हूं, वे केवल और केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन ही नहीं है, ऑर्बिटल इंटरेक्शन भी है। क्या है? ऑर्बिटल इंटरेक्शन भी है। तो फाइनली हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एज वेल एज ऑर्बिटल इंटरेक्शन, और व्हाट कैन आई से, electrostatic interaction initiate the organic reaction and orbital interaction complete the organic reaction। electrostatic interaction initiate the reaction, किसी भी रिएक्शन की शुरुआत तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन करेगी इलेक्ट्रोफाइल का पॉजिटिव चार्ज और न्यूक्लियोफाइल का नेगेटिव चार्ज जो अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन इनिशिएट द रिएक्शन एंड ऑर्बिटल इंटरेक्शन यानी कि न्यूक्लियोफाइल का फुलफिल्ड ऑर्बिटल और इलेक्ट्रोफाइल का वेकेंट ऑर्बिटल जो ओवरलैप करेंगे, उससे क्या होगी, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो आज हमने स्टूडेंट दो बातें चीज सीखी, एक तो ऑर्गेनिक रिएक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, दूसरा ऑर्गेनिक रिएक्शन ऑर्बिटल इंटरेक्शन भी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन इनिशिएट करता है ऑर्गेनिक रिएक्शन को और ऑर्बिटल इंटरेक्शन क्या करता है, कंप्लीट करता है ऑर्गेनिक रिएक्शन को। यहां से आगे अगली क्लास।